नेक्स्ट जो हमको देखना है वो देखना है के के बारे में। व्हाट इज के? के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे दो बातें आती है, एक आता है के के लिए फॉर्मूला रहेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या रहेगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वैसे एक दूसरी टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्यू, और क्यू का भी फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमने के को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कौन से? केसी, केपी और केआर। मैं केसी को लेता हूं पहले। तो इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस के इनटू केसी, इट मींस concentration of product upon concentration of reactant, where Kc means नहीं, equilibrium constant in terms of concentration। सही है? If I write Kp and Kh, तो term will be changed in terms of concentration, in terms of partial pressure, in terms of mole fraction, like this one। ठीक है? If हम Q को देखते हैं in terms of concentration, तो ये बन जाएगा Qc। क्या बन जाएगा? Qc। और Qc का फॉर्मूला आता है concentration of product upon concentration of reactant। क्या आपको K का मतलब पता है? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और रही बात Q, तो Q को बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Kp? सॉरी Kc, concentration of product upon concentration of reactant। What is the formula of Qc? क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? लेकिन दोनों टर्म डिफरेंट है। तो बता सकते हैं डिफरेंस क्या है? अब दोनों एक ही को अलग अलग नहीं लिखना चाहिए ना, फिर कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसा क्यों है कि दोनों को अलग अलग लिखा हमने? Kc कब फाइंड करते हैं? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। कब होगा? तो मैं इसको बोलूंगा concentration of product at equilibrium and this is concentration of reactant at equilibrium। और Qc जो है वो कभी भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो या ना हो। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? Kc can be calculated only at equilibrium, but Qc can be calculated at any time। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे फाइंड करेंगे तो Kc और Qc दोनों का वैल्यू क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Px है, तो यहाँ भी ये कितना रहेगा? x। ये y रहेगा तो ये भी कितना रहेगा? y। तो जब Kc और Qc दोनों का वैल्यू सेम है, इट मींस रिएक्शन कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में। लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो Qc और Kc इन दोनों का वैल्यू कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। K stand for equilibrium constant and Q stand for reaction quotient। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कौन से? Kc, Kp and Kx। वैसे ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही हम रिएक्शन क्वेश्चन को भी तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन सा? Qc, Qp and Qs। समझा? अब पूछा डिफरेंस क्या है दोनों में? पहली बात, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? Both are the ratio of concentration of product and concentration of reactant। Difference क्या है? One term is applicable only when the reaction will be in equilibrium, but second term is for any time, whether reaction will be in equilibrium or not in equilibrium। तो दोनों के लिए वो applicable रहेगा। हमने ये तो देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। अब ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इफ रिएक्शन डिफरेंट है
तो k का वैल्यू जो रहेगा ये भी कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं जैसे हमने बोला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g 9.8 वो हर जगह सेम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रिएक्शन चेंज तो k का वैल्यू चेंज, लेकिन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए k का वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड रहेगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड रहेगा, इसका मतलब इफ हम उस फैक्टर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। इसका मतलब उस फैक्टर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड है। तो इसको दो पार्ट में, फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है और फैक्टर जिनके ऊपर डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो मैं ये बताऊं कि किसके ऊपर डिपेंड है, रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, या तो मैं ये बताता हूं किसके ऊपर डिपेंड नहीं है तो रिमेनिंग कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट। तो किसको बताऊं मैंने माना कि डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है और इंडिपेंडेंट बहुत कम है, तो अपने फायदा देखोगे। चलो, तो डिपेंडेंट को ही स्टडी करते हैं। वैसे भी डिपेंडेंट तीन ही बातें हैं, तो डिपेंडेंट को देखते हैं, तो बाकी इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलेगा। हाँ, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। पहला जो फैक्टर आता है उसको बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो बता देना, ठीक है? सही है, रिप्रेजेंटेशन पक्का। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, सही है। अब एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। मैंने बोला मेरे पास एक रिएक्शन है, ए को हमने बी में कन्वर्ट किया, ए को हमने बी में कन्वर्ट किया, और इस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू है x। के का वैल्यू क्या है, x। यूनिट का रहेगा, कैसे निकालते हुए मैंने पढ़ा दिया, तो बार बार मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया, तो ये वैल्यू फाइंड करने के टाइम पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया होगा, K इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मान लिया कि ये Kc का वैल्यू है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, और इन दोनों का वैल्यू कितना है, x। रिएक्शन को चेंज करता हूं, B is converted into A। पहले फॉर्मूला क्या था, B by A, अब क्या रहेगा, A by B। इनके सबने ये मान लिया कि उस टाइम पे जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से हम मानते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1। ये कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, तो ये हम काउंट करते हैं ना, वो कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली कहाँ होगा, ये तो जीरो होता है ना, तो यहाँ पे तो जीरो नहीं लिखा है, मतलब ये इनिशियल नहीं होगा, तो ये जो रहेगा वो कहाँ का रहेगा, इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, 2, और A कितना है, 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/1 इक्वल्स टू 2 ही आता है ना, ठीक हो गया। अब इस रिएक्शन के लिए ढूंढना है, तो क्या होगा, K इक्वल्स टू, देखो रिएक्शन सेम है, उल्टा किया, इसमें क्या आएगा 2 और इसमें, अरे रिएक्शन को उल्टा किया मतलब ऐसा नहीं कि A को B कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन वही रखा, हमने रिएक्शन को ही उल्टा किया। तो इस रिएक्शन में A का मोल कितना था, 1, और B का मोल, तो जब उल्टा करेंगे तो B का मोल कितना था, 2, और A का कितना रहेगा, 1। तो यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन देखा, यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन देख रहे हैं। अब फाइंड करेंगे K, फॉर्मूला क्या आएगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उल्टा हो गया, सही है, सही है। तो फॉर्मूला विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो ये बन जाएगा 1/2। समझा? तो रिलेशन क्या है? इफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू है 2, तो बैकवर्ड का कितना है 1/2। इनवर्स बना, इनवर्स बना, सही है। तो इसका वैल्यू मैंने x लिखा था, तो इसका k का वैल्यू कितना रहेगा 1/x, सही है। थर्मो में रिएक्शन उल्टा होता है तो साइन चेंज होता है, क्योंकि उसका वो जो प्रॉपर्टी हमने फाइंड किया था उसका फॉर्मूला ऐसे था, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अलग है। उसमें हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते थे, यहाँ पे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर रहे, हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पे रिएक्शन को उल्टा करते थे, वैल्यू वही रहता था, साइन चेंज होता था। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, वैल्यू इनवर्स में चले जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक k का वैल्यू x था, तो बैकवर्ड के लिए क्या रहेगा, समझा नहीं समझा? मतलब उस रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा है इस पे वो डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मेरे पास H2 है, मेरे पास I2 है, और इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ HI है। कितना? 2 मोल्स ऑफ HI। और इस रिएक्शन के लिए मैंने बोला K का वैल्यू है 50। K का वैल्यू कितना है 50। अब रिएक्शन को उल्टा करते हैं, उंडू करते हैं। So this is 2 moles of HI converted into H2 plus I2। तो क्या होगा, वो +50 तो या -50 नहीं, तो क्या होगा, ये बन जाएगा K = 1/50। समझा? समझ में आ रहा है? तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए K का वैल्यू दिया है, तो बैकवर्ड के लिए निकाला तो उसका क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉरवर्ड के लिए जो वैल्यू है, इफ मैं इसको KF मानता हूँ, तो बैकवर्ड के लिए वैल्यू क्या है, उसका इनवर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ KF = 1/KB। नहीं समझा? ओके है, चलिए आगे। दूसरा जो टर्म आता है उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। पहले भी खतरनाक है, स्टोइकियोमेट्री, सही है, स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री मतलब पढ़ना आता है, उसका इंग्लिश में मतलब मत बताओ, उसका मतलब कोएफिशिएंट वाली बात आती है, वही है ना, हाँ वही लगा, जाना पहचाना ही है, ठीक है ऐसे। अब हमने माना कि हमारे पास A is converted into 2 moles of B. So in this reaction reactants are A and product is 2 moles of B, ठीक है। ओ सरकार इधर ध्यान दो, ठीक है। और इसके लिए हमने K का जो वैल्यू लिया है वो लिया है x कम्युलेटिव का, तो K का वैल्यू कितना लिया x। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 2 moles of A converted into how moles of B, क्यों लिखा तो 1:2 का रेशियो है, तो ये कितना रहेगा 4 moles of B, सही है, हो गया। तो अब इसका वैल्यू क्या आएगा, पक्का? चलो ये लिया मैंने 1 और ये लिया मैंने 2 कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, देखते हैं, ठीक है। तो पहले रिएक्शन के लिए K फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 4, सही है, ओके ओके है ना, नहीं समझा? अरे इसके लिए A का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है
1 और B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2। मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोला था ना, तो मोलर 1 मोल का, तो 1 मोल ऑफ B का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, तो 2 मोल्स का कितना रहेगा 2 का पावर 2 कितना आएगा 4। ये पहले रिएक्शन के लिए था। अब दूसरे के लिए क्या ढूंढते हैं, क्या आएगा 4 का पावर 2 का पावर 4। तो बेसिक से शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, ऐसे लिखेंगे। ओके, इक्वल्स टू 2 का पावर 4 और 1 का पावर 2। देखो 2 का पावर 4 और 4 का पावर 2 सेम आएगा डिफरेंट आएगा, क्या फर्क है, उल्टा ही किया ना। इसमें कितना आएगा 1660, आवाज किसी का नहीं आएगा। 10 सेकेंड सोचने के लिए। वन सिक्स 60 नहीं आएगा, ये पक्का। नहीं आएगा, कैसे किया, ऐसे 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे, फिर बोला आपने 2 into 2 4 into 2 8 into 2 ऐसे किया। ओके चलो, ऐसे किया ना, तो कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा ना, कितना आ गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। तो ऐसा आज तक ये तो एक क्वेश्चन था जिसमें सभी ने बोला कि सर आंसर हमको आता है। पहली बार होगा आज तक कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसने बोला कि चलो हमको आंसर आता है, और किसी ने क्वेश्चन पूछ रहे थे नीचे नहीं देखा, तब देखते हैं नीचे एक बार देखें समझ में आ जाता है, चेहरा ही बताता है। ठीक है, तो इसमें k का वैल्यू था 4, इसमें k का वैल्यू है 16। अब तो बोलते हैं 2x करके कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या डिफरेंस है। इसमें a का 1 मोल था, इसके a के 2 मोल है, इसमें a के b के 2 मोल थे, इसमें b के, मतलब इनडायरेक्टली मोल्स को डबल कर रहे हैं। तो हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर से मल्टीप्लाई किया कि पावर में चले गया, पक्का ना। हाँ, तो मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं, n मोल ऑफ A कन्वर्टेड इनटू, अरे इसके डबल है ना, तो ये कितना रहेगा 2nb। तो इसके लिए क्या रहेगा, सॉरी 2nb सही ना। हाँ, तो k का वैल्यू क्या रहेगा x रेज़ टू पावर n, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस किसका है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय n। मतलब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर उसके सिर पे बैठ जाएगा। सिर पे बैठ गया ना, मतलब कहां चला गया, पावर में चला गया। सही है गलत है, नहीं समझा। तो ये डिपेंड करेगा उनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है। तो आप ये रिएक्शन याद रखो, ये रिएक्शन याद रखो, काम हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन की बात करता हूं मैं। अब इस रिएक्शन के लिए वैल्यू दिया था 50, कितना दिया था 50। दूसरा मैंने रिएक्शन लिया जिस रिएक्शन में इसका यूज किया मैंने 3/2 मोल। मतलब पहला रिएक्शन कौन सा है, H2 का रिएक्शन I2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 मोल्स ऑफ HI, और इसके लिए K का वैल्यू था 50। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3/2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 3/2 मोल्स ऑफ I2 कन्वर्टेड इनटू
कितने मोल्स ऑफ HR? अरे सिंपल है सर, 3/2 इंटू 2 इंटू HR, 2 कट, तो क्या बचेगा? सिंपल सी बात है। यहाँ से इधर जा रहे हैं, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया? तो पावर कौन बनेगा? तो इसका वैल्यू रहेगा 50 का पावर 3/2। नहीं समझा? मतलब K का जो वैल्यू रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के ऊपर डिपेंड रहेगा। इन दोनों से क्या सीखा आपने? जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रहेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उसका इनवर्स बनेगा, उल्टा नहीं, इनवर्स बनेगा। स्टोइकियोमेट्रिक में क्या पढ़ा आपने? एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका पावर जो रहेगा वो वही नंबर रखना होगा। सही है? नहीं समझा? 3 में से 2 बातें बता दी मैंने, कौन सी? और दूसरा जो समझा 2 मिनट के अंदर लिख लेना है बिना बात किए। अब खोलो आवाज आ रहा है? तो सबसे लेट लिखता है स्लो मोशन। ठीक है, कॉपी क्लोज कर दो। तीसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताने का काम एक इक्वेशन करता है और इस इक्वेशन को कहते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं है, इस इक्वेशन को एज इट इज यूज करना है। ये इक्वेशन है log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R into
1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन आपको यूज करना है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। T1 is the initial temperature, K1 is the initial equilibrium constant। हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। T1 स्टैंड फॉर initial temperature, K1 stand for initial equilibrium constant, T2 stand for final temperature, K2 stand for final equilibrium constant, and R is the gas constant and delta H is the enthalpy of reaction। delta H में तीन बातें हैं, कौन सी? delta H will be greater than 0, delta H will be less than 0, डेल्टा H will be equals to 0। हम इसके हिसाब से जाते हैं, केस 1 देखते हैं। When delta H will be greater than 0, then what is the relation between K2 and K1? 30 seconds। क्या होगा? K2 is greater than K1। Second, delta H will be less than 0, K2 will be less than K1। Third, delta H equals to 0, K2 equals to K1। ठीक है, क्वेश्चन यही तक आ सकता है इस इक्वेशन पे, लेकिन मुझे क्वेश्चन सेट करने के लिए बोलेंगे तो मैं इससे मैं आगे बढ़ूंगा और मैं पूछूंगा इफ हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इस कंडीशन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, और क्यों? सोचो, दो ही ऑप्शन है, कम ज्यादा है तो इक्वल, नन ऑफ दिस तो ही नहीं। क्या लगता है? रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इजीली तब होगा जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो रिएक्शन इजीली होगा। रिएक्शन इजीली होगा मतलब प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा तो के का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना? अरे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम मिलेगा तो के का वैल्यू कम हो जाएगा। नहीं समझा? रिपीट करता हूं फिर से। डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है। डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हीट को एब्सॉर्ब करना पसंद करेंगी, और जितना ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेंगी, अब कोई है जब तक उसको पैसे नहीं देते हैं तब तक वो काम नहीं करेगा, तो जितने ज्यादा पैसे देंगे उसका काम भी ज्यादा करेगा, तो वो इंतजार किससे करेगा? पैसे मिले कि काम शुरू करेगा। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको कौन चाहिए? एनर्जी दिया तो रिएक्शन हो गया, एनर्जी नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। सही है गलत है? और इसीलिए जब रिएक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा मतलब के का वैल्यू ज्यादा होगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के क्या होगा? एक दूसरे को रिलेट करने का फालतू का लॉजिक मत लगाओ, सोचो। कभी कभी लॉजिक जम भी जाता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है उसका। 20 सेकंड दे सोचने के लिए।
क्या लगता है? अच्छा बोला, ऐसा लॉजिक यूज मत करो। सोचो, लॉजिक कभी जम भी जाता है, कभी बिगड़ भी जाता है। तो अब लॉजिक के साथ गए तो आंसर बोलो ही मत। क्या लगता है? कम होगा। कितने लोग हैं जिनको लगता है टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा? टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन कौन सा है? तो ये रिएक्शन कब होगा? जब वो एनर्जी को, अब वो रिएक्शन तब होगा जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और आप हो कि उसका एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, तो वो रिएक्शन को करना पसंद करेगा। मतलब ये ठीक ऐसे हुआ, कोई अंडर मतलब किसी के ऊपर टेंशन है कुछ, और आपको पता है आपका काम वही कर सकता है। अब आपको इंतजार करना होगा काम करने के लिए कि उसका टेंशन कम हो जाए, क्योंकि जब उसका टेंशन कम हो जाएगा तो आपका काम अच्छे से करेगा। तो आपको पता है उसका टेंशन कम हो जाए आपका काम हो जाएगा, और आप इंतजार कर रहे हो किसका? टेंशन कम होने का। और बीच में से कोई तीसरा आदमी आके उसका टेंशन और बढ़ा जाता है, तो क्या होगा? रिएक्शन आगे जाएगा? नहीं जाएगा, रिएक्शन पीछे आएगा। मतलब आपने सोचा था कि चलो 1 घंटे के बाद तो मेरा काम हो जाएगा, किसी ने आके उसका मूड और खराब कर दिया तो आज रहने देते, कल ही देखते हैं। सही है? मतलब इसमें जो रहेगा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो के का वैल्यू कम होते जाएगा। इसमें नो इफेक्ट। सही है? क्यों? क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू कितना है? 0। अब टेम्परेचर घटा या टेम्परेचर बढ़ा, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसके हिसाब से ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो इसमें हमने टेम्परेचर का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखा। मैं यहाँ पे खत्म कर देता, इतना ही। तो मैंने जो बोला था कि टेम्परेचर के ऊपर के डिपेंड है, कैसे डिपेंड है वो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना लिखने से एक बात क्लियर हो जाएगी कि इफ रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है तो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इफ डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है तो आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के का वैल्यू कम होगा। तो ये तीसरा फैक्टर है जिसके ऊपर क्या डिपेंड है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। बाकी किसी भी फैक्टर के बारे में बोलते हैं पेपर में तो लिख देने का कि वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो इन 3 फैक्टर के ऊपर के का वैल्यू डिपेंड है, और बाकी जितने भी फैक्टर के नाम लिखे जाएंगे वो सभी के ऊपर ये इंडिपेंडेंट है। तो समझा? कितने फैक्टर लिखे? कितने बच्चे? कितना? 1 मिनट आपके पास है। जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो बोल देना, ठीक है? कौन सा? ये वैन हॉफ इक्वेशन नाम है उसका, वैन हॉफ। बॉलीवुड के मूवीज के नाम याद रहते, बस ये याद नहीं रहता है। किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है? रिसर्च एक नया रिसर्च करना था, ट्रांसपेरेंट मास्क बनाने थे। इंटरेस्ट है? जो भी खर्चा है आपको ही करना होगा। तो अंदर अंदर बातें चलती है ना, तो मिनिमाइज हो जाएगी। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन हम बातें करना बंद नहीं करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तो हम जैसे आप लिखने के लिए उधर मुड़ते हैं, हम उधर बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा है? सफेद झूठ, काला झूठ।
ठीक है, तो ये थे तीन फैक्टर जिनके ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड रहेगा। ठीक है, कॉपी क्लोज कर दो। अब पहले हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या होता है। दो बातों में कंफ्यूज नहीं होने का। जिस रिएक्शन में मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है वो इक्विलिब्रियम, सेम होती है वो नहीं। और जिस रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट सेम होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो नहीं। अब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर उसमें कांस्टेंट लेके आए जिसको हमने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, फिर ये देखा उसको फाइंड कैसे करेंगे। अब ये देखा वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा और कौन से के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अब जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कोई ये भी पता होना चाहिए इसको यूज कहाँ करना है। जब यूज ही नहीं करना तो स्टडी क्यों करेंगे। तो अब देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन। स्टडी चाहिए ना? एक काम तो अच्छे से कर लो, मिस्टेक निकालने का। दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। दो जगह इसमें एप्लीकेशन आता है। पहला ये बताने के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये वर्ड तो बहुत सिंपल है, ये मुझे समझ में आ गया। ये क्या हो सकता है सोचो, इंग्लिश मीडियम नहीं था हमारा इसलिए। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितना हुआ, ओके, या कितना हो सकता है, या तो कितने टाइम में हो सकता है, ऐसे होता है ना। ये समझा था मुझे जब एक बार पढ़ा मैं था। इसमें तीन बात है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दो बातों के ऊपर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है। यहाँ मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जो पहले प्लॉट किया था, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और तीसरा ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, पहले जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया वो इस प्रकार से है। इक्विलिब्रियम में है कब? इस टाइम के बाद। This is concentration of product, this is concentration of reactant, this is concentration of product, this is concentration of reactant, this is reactant and this is product. तीसरा ग्राफ concentration of reactant and concentration of product. इसमें ये कब आएगा, ये ग्राफ कब आएगा? जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों में डिफरेंस। इसका मतलब इस रिएक्शन में मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अरे देखो ना, इतना सारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था लेकिन बचा बहुत थोड़ा सा। इसका मतलब जितने हमने रिएक्टेंट यूज किए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो कैन आई से दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट।
देखो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए उनके मोल सिमिलर हो। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं वो कंप्लीट होने के टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो शुरू होने के बाद ही क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ये उनमें से है जब रिएक्शन कंप्लीट होते हुए आ रहा है तब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और ये वो रिएक्शन है जो स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम में जाएगा। सही है, ओके है। हाँ, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में ज्यादा है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में कम है। तो इसके लिए K का वैल्यू, इन दोनों में से किसके लिए K का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए? तो इसको मान लिया A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। K का वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो K का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम होना चाहिए। तो जिस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम रहेगा, उस रिएक्शन को मानेंगे कि ग्राफ ये सही होना चाहिए। सही है। ये कब होगा? जब K का वैल्यू बहुत छोटा। और K का वैल्यू बहुत छोटा कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इतना सारा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतना सारा है, तो इसमें जो K का वैल्यू रहेगा वो बहुत कम। तो मैं इसको बोल सकता हूँ रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। इसमें कौन प्रीडोमिनेंट रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से? चलो प्रीडोमिनेंट की जगह सिंपल वर्ड यूज करता हूँ। इसमें मेजॉरिटी किसकी है? आफ्टर इक्विलिब्रियम। आफ्टर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा मेजॉरिटी में या प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा? अरे इसमें है ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। इस रिएक्शन की बात करेंगे तो आफ्टर इक्विलिब्रियम मेजॉरिटी किसकी है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसमें बोल सकता हूँ प्रोडक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट। इसमें बोलूंगा रिएक्टेंट इज प्रीडोमिनेंट ऑन प्रोडक्ट। लेकिन ये वाला रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में ही है, ये वाला रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें वन साइडेड है। कौन? इसमें वन साइडेड काम रहेगा किसका? लेकिन इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या होगा? दोनों रहेंगे। मैं इसके लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकता हूं रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, या तो ये भी नहीं करूंगा रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। तो आप मुझे बताओ जब K का वैल्यू ज्यादा रहेगा तब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा, या जब K का वैल्यू कम रहेगा तब? K का वैल्यू ज्यादा रहेगा तब। ठीक है। अब मैंने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला K is greater than 10 to the power 3। तीसरा K is less than 10 to the power -3। और तीसरा K is in between 10 to the power +3 से लेकर 10 to the power -3। इसमें K का वैल्यू कितना है? 1000। इसमें कितना है? 0.001। और इसमें क्या रहेगा? इस रेंज में रहेगा। इन तीनों में से किसमें रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट होगा? क्यों? क्योंकि K का वैल्यू सबसे कम इसमें है। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसमें रिएक्टेंट जो रहेगा वो प्रीडोमिनेंट रहेगा। मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है। इसमें कौन प्रीडोमिनेंट रहेगा? प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन जो रहेगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो कौन रहेंगे? रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, और वो इतना होगा कि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस K के वैल्यू से आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है। तो जिस रिएक्शन में K का वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा होता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। If वो 10 to the power -3 या उससे कम है तो ये मानते हैं कि वो रिएक्शन ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है। और ये रहेगा तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे, तो रिएक्शन जो रहेगा वो बीच में रहेगा।
तो ये बात आती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो आपको इक्विलिब्रियम में लेके आना है। कैसे वो आप डिसाइड करो। हो गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था Kc और Qc। इन केस मैंने माना कि Px इज द concentration of product at the time of equilibrium, और यहां पे मैंने बोला ये Py है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना रहेगा, Px कितना रहेगा, Px। अब मैंने पहली कंडीशन रखी Qc इज ग्रेटर देन Kc, Qc इज ग्रेटर देन Kc। इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे चला गया है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ही नहीं है। 30 सेकंड का टाइम मिला। क्वेश्चन क्या है, इस कंडीशन में आप मुझे बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उसके आगे चला गया है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचा ही नहीं है। When Qc will be greater than Kc। मिल गया आंसर? मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम से आगे चला गया, कैसे पता चला? Qc ज्यादा है Kc से, इसका मतलब Px का वैल्यू Py से कम है, मतलब Py ज्यादा है। Py ज्यादा है मतलब Px कब था, इक्विलिब्रियम पे। Py ज्यादा है मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आगे चला गया है। लेकिन आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो रिएक्शन कहां लेके आओगे, पीछे। मतलब आप कौन सी रिएक्शन करना पसंद करोगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो इफ कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ Qc इज ग्रेटर देन Kc, तो रिएक्शन कहां पे लेके आओगे आप? तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। बैकवर्ड रिएक्शन क्यों होना चाहिए? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। दूसरा, इफ Qc इज लेस देन Kc, Qc इज लेस देन Kc, इसका मतलब Px और Py में से कौन ज्यादा है? Px ज्यादा है। Px ज्यादा है मतलब रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम पे पहुंचा ही नहीं है। आपको पहुंचाना है तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए, आगे या पीछे? मतलब इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, रिएक्शन जो रहेगा वो फॉरवर्ड होना चाहिए। जब तक बोल रहा हूं तब तक कुछ नहीं करना, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, Qc इक्वल्स टू Kc। अरे इक्विलिब्रियम में रहेगा तो लेके आने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आके बैठ गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, Px और Py दोनों कैसे रहेंगे? जब Px और Py सेम रहेंगे तो Rx और Iy ये भी सेम रहेंगे, और जब दोनों सेम रहेंगे तो Kc और Qc दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। इट मींस वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को यूज करके दो बातें बता सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो Qc का वैल्यू देते हैं और आपको पूछते हैं रिएक्शन कहां जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा। इसके लिए आपको वो Kc नहीं देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देंगे। आपको वहां से Kc निकालना होगा और कंपेयर करना होगा कि Kc और Qc में से कौन ज्यादा और कौन कम है, और वहां से आपको लिखना होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम। इनमें क्वेश्चन ये पूछेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देंगे, और ये पूछेंगे इनमें कौन प्रीडोमिनेंट है, ओनली रिएक्टेंट, ओनली प्रोडक्ट और बोथ। समझा नहीं समझा? लिखो फिर मतलब निकालना।